बिरजू दीना का बेटा था। दीना को पूरा भरोसा था कि उसका बेटा बिरजू एकदम निकम्मा है और वह किसी भी काम के लायक नहीं है। इसलिए वह हर छोटी सी बात पर उसे डांटता रहता था और उसे हुक्म देता रहता था, जिसके कारण बिरजू अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोच पाता था। सच कहा जाए तो उसके निकम्मेपन का कारण उसका पिता दीना ही था। पिता के इशारे पर नाचने वाला बिरजू एक दिन निकम्मा व मूर्ख बन जाता है। उसे केवल एक ही विद्या आती थी, वह यह थी कि वह गांव के तालाब में डुबकी लगाकर अपनी सांस को रोक लेता था और बहुत देर तक पानी के अंदर बैठा रहता था। बिरजू का पिता दीना इस विषय में हस्तक्षेप नहीं करता था, इसलिए बिरजू इस विद्या में बहुत कुशल था। दीना उसे जो भी काम सौंपता था, बिरजू उसे किसी न किसी तरह से बिगाड़ ही देता था। दीना अब इसी उम्मीद पर ही जिंदा रहने लगता है कि हो सकता है कि शादी के बाद बिरजू की बुद्धि ठिकाने आ जाए और वह लायक बन जाए। दीना की पत्नी की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए घर का सारा काम भी दीना को ही करना पड़ता था। दीना को लगा कि बहू के आ जाने से घर का काम बहू संभाल लेगी और दीना को भरपूर आराम मिलेगा। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी बिरजू से कराने के लिए तैयार नहीं होता है। एक दिन बिरजू के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आता है। वहां जाने से पहले दीना बिरजू को समझाते हुए कहता है, बेटा बिरजू, उनके घर पहुंचते ही चप्पल दरवाजे के बाहर छोड़ देना और अंदर जाने के बाद कुर्सी पर बैठ जाना। अगर कोई सवाल पूछे तभी जवाब देना, अपने आप कुछ मत कहना। समझ गया मेरी बात? ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। पूरे रास्ते पिता की कही बातें बिरजू दोहराने लगता है और इस प्रक्रिया में वह शब्दों का उलटफेर कर देता है। चप्पल बाहर निकालने हैं, कुर्सी पर बैठना है। चप्पल कुर्सी पे बैठना है। कुर्सी चप्पल, चप्पल कुर्सी, कुछ नहीं बोलना है। चप्पल कुर्सी। जब वे पिता पुत्र लड़की वालों के घर पहुंचते हैं तो बिरजू यह भूल जाता है कि पिता ने क्या कहा था। वाह दीना जी, क्या संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को। हमें माफ़ कीजिए, हमें ऐसे पागल लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, जिसे ना तो तहजीब है और ना ही उठने बैठने के तौर तरीके पता हैं। आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। दीना बिरजू की इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही बिरजू को वहाँ से ले जाकर कहता है, अरे महामूर्ख, तुझे तोते की तरह पढ़ाकर लाया था कि तुझे क्या करना है, पर तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। इतनी मुश्किल से यह एक रिश्ता मिला था। अगर तेरी यही हाल रहे तो पूरी जिंदगी तू कमारा रहेगा, कोई तुझे अपनी बेटी नहीं देगा। पर पिताजी, मैं तो सब याद करके ले गया था, पर वहां जाकर सब उलट पुलट हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? नाना बेटा, इसमें तेरी कोई गलती ना, सारी गलती तो मेरी ही है, जो मैंने तुझसे किसी काम की उम्मीद रखी। चल यहाँ से, नालायक कहीं का। दीना बिरजू को डांटते हुए अपने घर ले आता है। अपने साथ घटी घटना से बिरजू बहुत दुखी हो जाता है और रात में उठकर गांव के बाहर जंगल की ओर चलने लगता है। चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुंच जाता है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर कहता है, हे भगवान, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। मेरे पिताजी मुझसे बहुत परेशान रहते हैं, मैं क्या करूँ? बिरजू की यह सारी बातें पेड़ पर बैठी दो चुड़ैलें सुन रही थीं। कुछ सुना तूने? एक मनुष्य की आवाज, लेकिन इतनी रात में ये मनुष्य यहाँ क्या कर रहा है? खैर, हमें इससे क्या, यह चाहे कुछ भी कर रहा हो, पर हमारा आज की रात के भोजन का इंतजाम तो हो गया। लेकिन पहले इस मनुष्य को बहला फुसलाकर गुफा के अंदर तो लाना होगा, तभी हम इसे अपना भोजन बना सकते हैं। तू यहीं ठहर, मैं अभी इस मनुष्य के पास जाती हूँ। और फिर उसके बाद
वह चुड़ैल पेड़ से उतरकर बिरजू के पास जाती है और कहती है, ये मनुष्य, तू इतनी रात में यहाँ क्यों बैठा है? लगता है तू कोई बहुत ही बड़ी परेशानी में है। कौन हो तुम? मैं तेरी शुभचिंतक हूँ। तू मुझे अपनी परेशानी बता, मैं तेरी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद बिरजू चुड़ैल को अपनी सारी कहानी बता देता है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं अभी तेरी सारी परेशानी दूर किए देती हूँ। तुम मेरी परेशानी कैसे दूर कर सकती हो? मैं कुछ समझा नहीं। तू मेरी बेटी से शादी कर ले। तुम्हारी बेटी? हाँ, मेरी बेटी। तू मेरी सूरत को मत देख। मेरी बेटी मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तेरे जैसी है। मेरा मतलब इंसान जैसी है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। उसके बाद चुड़ैल दूसरी चुड़ैल के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। सारी बात सुनकर दूसरी चुड़ैल एक सुंदर स्त्री का रूप बना लेती है। फिर वे दोनों बिरजू के पास जाती हैं। देख, ये है मेरी बेटी। मैंने कहा था ना कि ये मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एकदम सुंदर और सुशील है। चल, अब तो खुश हो जा, तेरी सारी परेशानी दूर हो गई। बिरजू खुश तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी सोचने लगता है कि एक चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे हो सकती है। इसलिए वह सच्चाई का पता लगाने के लिए बेहोश होने का बहाना बनाकर वहीं गिर जाता है। अरे, इसे क्या हुआ? लगता है ये तो हमारा भोजन बनने से पहले ही स्वर्ग से तार गया है। हा हा। बिरजू सारी सच्चाई पता लगा लेता है और चुड़ैलों से पीछा छुड़ाने के लिए कोई तरकीब ढूंढने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वह उठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे दहेज तो दो। कैसी बात कर रहा है? एक तो तुझे अपनी बेटी दूं और ऊपर से दहेज भी दूं? नहीं नहीं, मेरे पास कोई दहेज नहीं है तुझे देने के लिए। उसके बाद दूसरी चुड़ैल पहली चुड़ैल को थोड़ा दूर ले जाकर कहती है, तेरी मति मारी गई है क्या? अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो इसे गुफा के अंदर कैसे लेकर चलेंगे? मैं अभी गुफा के अंदर जाती हूँ और दहेज लेकर आती हूँ। तू उसके पास जा और उससे कह कि तुझे उसकी शर्त मंजूर है। पहली चुड़ैल बिरजू के पास चली जाती है और दूसरी चुड़ैल गुफा के अंदर से एक पोटली लाकर बिरजू को देते हुए कहती है, यह लो तुम्हारा दहेज, इसमें मेरी माँ के कीमती जेवर हैं। बिरजू पोटली खोलकर देखता है तो असली गहनों की चमक से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वह पोटली को अपने पास रख लेता है। अब तो तुझे दहेज भी मिल गया। कर अब मेरी बेटी से शादी। देखो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं किसी नदी में स्नान करना चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा। क्या यहाँ पास में कोई नदी है? हाँ, यहाँ पास में ही एक नदी है, तो उसमें जाकर नहा ले। लेकिन हम दोनों भी तेरे साथ चलेंगे। उसके बाद वे तीनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। बिरजू नदी में छलांग लगा लेता है और अपनी सांस रोककर पानी में बैठ जाता है और बहुत देर तक नदी से बाहर नहीं आता है। अरे, ये तो नदी से बाहर ही नहीं आ रहा है। लगता है डूब कर मर गया होगा। हा हा हा। अब वक्त मत बर्बाद कर और अपनी गुफा में चल। उसके बाद वे दोनों चुड़ैलें अपनी गुफा में चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद बिरजू पानी से बाहर आता है और पोटली लेकर भागता हुआ अपने घर आ जाता है।
उधर घर पर बिरजू को ना पाकर उसका पिता बहुत परेशान और दुखी हो जाता है। बेटा बिरजू, तू कहाँ चला गया? तेरे बिना मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तू वापस आ जा, अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा। तभी बिरजू घर आ जाता है और अपने पिता को सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर दीना कहता है, बेटा बिरजू, आज तूने साबित कर दिया कि भले ही किसी भी इंसान में कोई काबिलियत ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक भी हुनर है तो वह उस हुनर की मदद से कामयाब हो सकता है। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा बेटा नालायक नहीं, लायक है।